नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात राजधानी देहरादून की। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज वंचित बालिकाओं के लिए बनाए गए आश्रय गृह का लोकार्पण किया। जीजीआईसी राजपुर रोड पर आसरा ट्रस्ट द्वारा 200 बेड के आश्रय गृह का निर्माण किया गया है। लोकार्पण के अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि जो अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करते हैं उनका जीवन सफल होता है। उन्होंने कहा कि हमारी बालिकाएं अपनी शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सकें, जीवन में वो आगे बढ़ सके, ऐसी छात्राओं के लिए ये आश्रय गृह मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए प्रयास भी किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत बाल वाटिकाओं से की गई। बालिका शिक्षा के लिए बेहतरी के लिए कई शिक्षकों द्वारा सराहनीय कार्य भी किए जा रहे हैं। सीएम धामी ने आगे कहा कि हमें इस संकल्प से आगे बढ़ना है कि जिन बच्चों की परवरिश करने वाला कोई नहीं है उनको अच्छी शिक्षा देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इस मौके पर विधायक खजान दास, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, प्रबंधक निदेशक हेल्प अलायंस आंद्रे पॉर्नकाफ मौजूद रही। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों कार्य हो रहे हैं। आज जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश के अंदर लागू हो रही है, उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। आज जो समाज चाहता है, देश चाहता है, ज्ञान चाहता है, विज्ञान चाहता है, उसके अनुरूप हमारे बच्चों का निर्माण हो। तो उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहां हमारी नई शिक्षा नीति में बच्चों के लिए बाल वाटिकाएँ हम लोगों ने प्रारंभ कर दी हैं। 4500 से भी ज़्यादा बाल वाटिकाएँ प्रारंभ हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त भू कानून को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग लंबे समय से उठ रही थी। प्रदेश की जनता का मुख्य सेवक बनने के बाद मैंने इस दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस मसले का हल निकालने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई। आज कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। भू समिति ने जो भी सुझाव दिए उन पर उत्तराखंड सरकार काम करेगी। जल जंगल जमीन बचाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है और इस दिशा में अगर सख्त कानून बनाने की जरूरत होगी तो सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी। अनेकों संगठनों के लोग जो उत्तराखंड के बारे में चिंता करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं। और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी यहाँ पर ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है, वो मिसयूज न हो। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। उनको जो है जो जिस उपयोग के लिए ज़मीनें जाती हैं उसका उपयोग नहीं होता है, इसलिए उसमें कुछ जो ज़रूरी संशोधन है उन ज़रूरी संशोधनों को हम लागू करेंगे और जल्दी ही हम इस पर चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ की ज़मीनें सुरक्षित रहें। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की धीमी रफ्तार से सत्तारूढ़ दल के ही एक विधायक नाराज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही राजपुर विधायक खजान दास नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर जल्द ही स्मार्ट सिटी बनाने के कार्य को रफ्तार नहीं दी गई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। संबंधित विधायक को बीजेपी विधायक ने 15 दिन का समय दिया है और ये कहा है कि अगर 15 दिनों के अंदर काम पूरे नहीं होते हैं तो वो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। राजपुर विधायक की माने तो स्मार्ट सिटी कार्य की धीमी रफ्तार से शहर की जनता परेशान है। स्थानीय निवासी उनके पास लगातार इस शिकायत को लेकर आ रहे हैं। कई पत्राचार और अधिकारियों से बात करने के बाद भी जब स्मार्ट सिटी कार्य की रफ्तार तेज नहीं हुई तब विधायक ने सरकार के खिलाफ धरना देने का ऐलान कर दिया।
मिलाकर के कहना चाहूँगा कि सरकार को भी हम अपनी बात को कह चुके हैं कि सरकार भी इस ओर ध्यान दे, ऐसे अधिकारियों को दंडित करे जो अपने काम में लापरवाही कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी काम नहीं करेंगे और इसके बावजूद जो हमारा जो स्मार्ट सिटी का काम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके तहत अगर हम खरे नहीं उतरते तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें कैसे सुधार लाया जाए और ऐसे निकम्मे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रमेला डुंगरी गांव पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री ने रमेला डुंगरी गांव में 24 मीटर पैदल स्पान स्टील गार्डर पुल का शिलान्यास किया। राज्य योजना के तहत बन रहे इस पुल की लागत 132.20 लाख बताई जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र स्थित नेकाने पुल का भी शिलान्यास किया है। ग्राम नेकाना में बन रहे पुल की लागत 163.69 लाख बताई जा रही है। जनता को संबोधित करते हुए मंत्री रेखा आर्य ने ये कहा कि पुल के निर्माण को लेकर वो कई सालों से कोशिश कर रही थी, लेकिन 2016 से पहले वो दूसरे दल में थी। ऐसे में पुल के निर्माण में कई दिक्कतें आई, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सहयोग की वजह से इन पुलों के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। देखिए, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में नदी का प्रवाह हमेशा से रहा है और नदी के प्रवाह में आर पार जो है हमारे गांव बसे हुए हैं और ये पुल जो है वो दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है, जिसमें हमारे बच्चे भी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारी गर्भवती महिलाएं भी, हमारे स्वस्थ व्यक्ति सभी ग्रामवासी जो है आवागमन का काम करते हैं। जो कि 2010 की आपदा हो, 2013 की आपदा हो, दोनों ही आपदाओं में हमारे दो ये महत्वपूर्ण पुल, जो कि एक नेकाना में और दूसरा रमेला डुंगरी में था, वो बह गए थे, जिसके कारण से आज तक वह पुल नहीं बन पाए थे और जिसमें डिज़ाइन से लेकर अन्य चीज़ों को लेकर काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट उसमें ऐसा था और कुछ कोरोना कालखंड के कारण जो है काम में पिछड़ाव हो गया था। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे क्षेत्र की आवाज़ सुनी, जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनने का आज मुझे लाभ यह हुआ कि आज हमें इन दोनों ही पुलिया का जो है आज शिलान्यास किया गया। अल्मोड़ा दौरे पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। मीडिया से मुखातिब रेखा आर्य ने ये कहा कि 2025 तक उत्तराखंड में पुरुष और महिलाओं के लैंगिक अनुपात में समानता लाने के प्रयास सरकार कर रही है। इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें बालिकाओं के जन्म से लेकर बालिग होने तक अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि इस देवभूमि को देवियों के रूप में जाना जा सके। उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग की एक अनोखी पहल होने जा रही है। राज्य में गरीब, अनाथ, कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के प्रत्येक जिले में आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य के प्रत्येक जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की देखरेख और खाने पीने की व्यवस्था हो। शिक्षा विभाग द्वारा तमाम इंतजाम किए जाएं। इस तरह के नौनिहालों के भविष्य को देखते हुए धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे कि राज्य का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं और इसमें उन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत में हैं या जिनके माँ बाप जो है उनसे बिछुड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों को हम अपने अपने हर जिलों में एक एक हॉस्टल बना रहे हैं। उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की। देश भर में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी नेता तंज कसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं के तंज का जवाब आज उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता आदिल सिंह बोपाराय ने दिया। उन्होंने कहा कि 3 मुद्दों पर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। पहला मुद्दा है महंगाई, दूसरा मुद्दा है सामाजिक तनाव, तीसरा मुद्दा है बीजेपी सरकार द्वारा जनता की आवाज दबाने का। बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि विपक्ष की आवाज को दबाकर जनता की आवाज को ठंडे बस्ते में रखी जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से बीजेपी से जानना चाहती है कि कब तक सत्तारूढ़ बीजेपी इस तरह की राजनीति करती रहेगी। यात्री है जो एआईसीसी की तरफ से है और हर राज्य में स्टेट पीसीसी 100 यात्री
और कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें इकट्ठा करेगा। पर हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, लोग, उस स्थानीय लोग और बाकी सारे लोग, और ये हमारा निवेदन है बाकी दलों के लिए भी, ये केवल कांग्रेस पार्टी की ओर से यात्रा नहीं है, ये देश के लिए यात्रा है। सो जो भी अन्य दलों के लोग हैं, नागरिक हैं, स्थानीय नागरिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, हमारा निवेदन है वो हमारे साथ जुड़े और मुद्दों की राजनीति करें, क्योंकि आज देश की ये ज़रूरत है कि मुद्दों की राजनीति पर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। कमेटी के सदस्य राजेंद्र अजय का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास में आज समिति ने अपने रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिसमें 23 संस्तुतियों को शामिल किया गया है। भू कानून को लेकर हिमाचल की तर्ज पर कुछ सुझाव को शामिल किया गया। वहीं समिति के द्वारा सशक्त भू कानून को लेकर सुझाव भी दिए गए। बता दें कि आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समिति के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार, समिति के सदस्य और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य अजेंद्र अजय, पूर्व IAS अधिकारी अरुण ढोंडियाल, DS गरव्याल और समिति के पदेन सदस्य सचिव के रूप में हाल तक सचिव राजस्व का कार्यभार संभाल रहे दीपेंद्र कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर व्यापक जनहित और प्रदेश हित में समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगी और भू कानून में संशोधन करेगी। प्रदेश में जो जनता है और जो विभिन्न संगठन है वो हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने की मांग करते रहे हैं। तो हम लोगों ने जो हिमाचल का भू कानून है उसका भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया और उसमें जो प्रावधान हमको उचित लगे, कई प्रावधान तो हमारे पहले से मौजूद थे जो हिमाचल के अनुरूप थे, लेकिन उसमें हिमाचल के जो प्रावधान है उनमें जो हमारे वर्तमान में जो प्रावधान नहीं थे उन प्रावधानों को भी हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लक्सर विकास खंड कार्यालय में चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। खंड विकास कार्यालय में नामांकन पत्र जमा कराने, उनकी बिक्री के लिए 12 काउंटर की व्यवस्था की गई है, जिनमें 8 काउंटर प्रधान पद के लिए और 4 काउंटर ग्राम पंचायत सदस्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। पेयजल की व्यवस्था सहित टेंट और सहायता बूथ काउंटर भी बनाए गए। SSP हरिद्वार अंकुर शर्मा के निर्देश पर पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई। बता दें कि कल ही जिले के CDO प्रतीक जैन ने निरीक्षण कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया था। वहीं हमारे संवाददाता संजय पुंडीर ने नामांकन स्थल का जायजा लिया है। द्वार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और अब प्रत्याशी लगातार ही अपने पत्र दाखिल कर रहे हैं। हालांकि चुनाव को एक पर्व के तरह मनाया जाता है और इस पर्व की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का भीड़ लगी है और अपने अपने पत्र यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि आज के इस दिन का इंतजार लोगों को करीब 17 महीने से था, क्योंकि हमने देखा है कि बीते 17 महीनों से लोग लगातार ही अपने गांव में प्रधान का इंतजार कर रहे थे, जिला पंचायत सदस्य का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आज आ गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बहादुराबाद ब्लॉक में मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार ही जो प्रत्याशी है अपने अपने पत्र दाखिल कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ तमाम पुलिस बल लगाए गए हैं। चौक चौराहों पर लगातार ही पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी के साथ में संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। मंगलौर के शुभम लोहान को बड़ी कामयाबी मिली है। शुभम ने सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। लखनऊ में सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में शुभम लोहान दूसरे स्थान पर रहे। मेडल जीतकर शुभम लोहान ने अपने गांव का ही नहीं बल्कि जिले का भी नाम रोशन किया। शुभम के गांव लिबर हेडी में खुशी का माहौल है। शुभम के घर पर बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए शुभम ने युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश दिया। शुभम ने कहा कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो युवाओं को नशे से दूर रख सकता है। जिससे हम युवाओं को नशे से दूर रख सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है जो सुबह शाम दोनों टाइम में अच्छी मेहनत करेगा वो नशे के बारे में सोचेगा भी नहीं। और ये जो सिल्वर मेडल है ये मैंने सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप जो लखनऊ में आयोजित हुई थी और 19 तारीख को मैंने उसमें ये प्राप्त किया है। मेरा जो गांव है पूरा ही गांव ही खेल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें सभी पूरे ग्रामवासियों का सहयोग है। ये मेडल क्योंकि मेडल अकेला नहीं आता, उसके पीछे बहुत से साथ होते हैं।
तो मेरा जो गांव है वो हमेशा मेरे साथ खड़ा हुआ है और मैं अपना एक जो है अपने कोच और अपने गांव को देना चाहूँगा। बस यही है कि अपने क्षेत्र में मेन चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेन चीज़ तो सुविधाएं हैं, क्योंकि हम हरियाणा से कंपेयर करते हैं कि हरियाणा में इतने मेडल आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक वातावरण है, एक जो मतलब माहौल है, वहाँ पे उन्होंने ऐसा जनरेट कर रखा है कि वहाँ पे गांव-गांव में स्टेडियम है और सारी फैसिलिटी है। तो मेन चीज़ है कि अगर हमारे युवाओं को अच्छी फैसिलिटी मिले या अच्छे कोचेज मिले तो ये ज़रूर ओलंपिक। हरिद्वार जनपद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन जिला पंचायत कार्यालय देवपुरा पर नामांकन होंगे। वहीं ग्राम प्रधान और बीडीसी पद के लिए नामांकन ब्लॉक मुख्यालयों पर नामांकन किए जाएंगे। नॉमिनेशन को लेकर कार्यालयों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी और सीडीओ ने कार्यालय का निरीक्षण किया और नॉमिनेशन की तैयारियों का जायजा लिया है। ब्लॉक्स का निरीक्षण किया जा रहा है, सब जगह देखा जा रहा है कि किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कल भी मेरे द्वारा सभी ब्लॉक्स का विजिट किया गया, ये इंश्योर करने के लिए कि जो लोग हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ पे भर के अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, उनको यहाँ पे अच्छे से सुविधा मिले, प्रॉपर बैरिकेडिंग हो। यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स बनाए, जैसे अभी हम बहादुराबाद ब्लॉक में हैं तो यहाँ पे 10 काउंटर्स बनाए गए हैं, जिस पे 10 AROs डिप्यूटेड हैं। 10 काउंटर्स तो हैं आपके ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के लिए, और 4 काउंटर्स बनाए गए हैं BDC मेंबर्स को नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए। तो जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा। हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी लोग फील्ड में ही हैं, और कल हमारे CDO साहब ने सभी 6 ब्लॉकों का खुद व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया था और नामांकन की तैयारियों की एक समीक्षा की थी। बहादुराबाद ब्लॉक में जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और पर्याप्त व्यवस्था है, पुलिस बल की भी, और हमारे सभी कर्मचारी मुस्तैद हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि 3 दिन नामांकन के हैं, इसमें जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, और आप भली भांति विदित हैं कि इसके बाद अगले 3 दिन इसमें स्क्रूटनी के लिए रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर जो मैंडेट है हम लोगों का, जो निर्वाचन आयोग की मंशा है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांति। खबर हरिद्वार से है, जहां भारतीय किसान यूनियन अखंड के तमाम कार्यकर्ताओं और किसान ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के समाधान की बात कही। किसानों ने बताया कि बारिश की वजह से किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों की मांग है कि खराब हुई फसलों की फोटो कराकर जिला प्रशासन किसानों को मुआवजे का भुगतान करे। इसके साथ ही किसानों ने गन्ना पेराई सत्र को समय से पहले शुरू करने की मांग हरिद्वार DM से की है। जिलाधिकारी ने भी किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। जहां एक और हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, तो वहीं रुड़की के विकास खंड नारसन कार्यालय में चुनाव संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन पहुंचे। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही विकास खंड कार्यालय के कर्मचारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नारसन विकास खंड में पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 8 ARO और क्षेत्र पंचायतों के लिए 4 ARO नियुक्त किए गए हैं। आप सबको पता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रोसेस जो है वो अभी गतिमान है। 6, 7, 8 सितंबर को कल से यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर रिसीव किए जाएंगे। तो जो ग्राम प्रधान हैं और ग्राम पंचायत सदस्य हैं उनके लिए उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं ने राज्य सेवा परीक्षाओं में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हरिद्वार के शिवालिक नगर चौक पर राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में छात्राओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी छात्राओं ने सरकार से क्या मांग की है, सुनवाते हैं। सर, पहली मांग हमारी ये है कि जो उत्तराखंड महिलाओं को 30% आरक्षण मिला हुआ था वो हमें वापस करें। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है नई कट ऑफ लिस्ट निकालने के लिए,
उसमें हमारी मांग ये है कि जो पहले से बच्चे सेलेक्टेड हैं वो बाहर ना हो। और तीसरी मांग हमारी ये है कि सरकार जो है इस 30% आरक्षण को ऑर्डिनेंस के थ्रू लागू करवाए। सर, हम उत्तराखंड आरक्षण, महिला आरक्षण को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारा 30% क्षैतिज आरक्षण है उसको हमें वापस किया जाए, और जो लड़कियाँ प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर चुकी हैं उनको मेंस एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। उनको दूसरों की वजह से, मूल निवासियों को यहाँ से बाहर मत किया जाए। खबर विकासनगर से है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज हरबटपुर में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस। इस अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। एसबीआई हरबटपुर के ब्रांच मैनेजर कुमारी शिरीन जोसेफ ने विद्यालय जाकर शिक्षकों को पौधा भेंट कर सम्मानित किया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सभी को शिक्षक दिवस की बधाई दी। विधायक मुन्ना सिंह चौहान, खंड शिक्षा अधिकारी पीवी सिंह, प्रिंसिपल अवनिंद्र बढ़थवाल ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से की। इस मौके पर विद्यालय की बालिकाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यहाँ पे प्रतिभावान टीचरों का वो बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था में वो बहुत मनोयोग से काम कर रहे हैं और शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर रहे हैं, और तमाम सारे प्रकार के पुरस्कार यहाँ के बच्चों को वर्ष दर वर्ष मिल रहे हैं अच्छा प्रदर्शन के लिए। तो मैं फिर पुनः उनके सफल जीवन की कामना करता हूँ और पूरे शिक्षा परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिक्षक दिवस का जो कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है, ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है शिक्षकों के लिए, हम सब के लिए और हमारे बच्चों के लिए। और ये इस अवसर पर हम ये संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, सभी शिक्षक को, कि अपना जो है मनोयोग से, तन्मयता के साथ में अच्छे से अच्छा काम करें, और जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, इसको आगे ले जाने में कोई भी कमी ना छोड़े। विकासखंड विकासनगर के जो उत्कृष्ट शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।